जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही है। श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, ये सब के सब बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। जब भी शूटिंग से वो फ्री होते थे तब वो ड्रग्स ले लिया करते थे। यहाँ तक कि करण जौहर, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, इन सब का ये कहना है कि हमने तो अपनी निजी जिंदगी में कभी ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया है, ड्रग्स क्या होता है वो हमें पता ही नहीं है। सब के सब एक जैसा रटा रटाया हुआ जवाब दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और ये जो सारा अली खान है, इन तीनों के वकील एक ही वकील हैं जो इन तीनों को एक ही ट्रैक पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का जवाब देना है, कैसे देना है और क्या जवाब देना है। ये लोग सिर्फ वही जवाब दे रहे हैं। मुझे तो वेलकम पिक्चर का वो डायलॉग याद आ गया जिसमें वो बंदा बार बार यही बोलता था कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन एक दिन उदय भाई को न जाने मेरी किस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी ही हॉकी लेकर मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। वैसे उदय भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये सब के सब इसी डायलॉग पर चल रहे हैं कि हमें इससे हटकर कुछ भी नहीं बोलना है और अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है तो वो जो इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर लगा दो, वो तो जवाब देने आएगा नहीं, और वो है सुशांत सिंह राजपूत। सबके सब ड्रग्स चैट कर रहे हैं, सबके सब ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि ये लोग ड्रग्स लेते थे? इस बात का तो कोई प्रूफ ही नहीं है। चैट के माध्यम से आप कितना प्रूफ करने की कोशिश करोगे? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, ये बात ये लोग प्रूफ कर रहे हैं और हर पूछताछ में प्रूफ कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। वैसे तो ये जो सारी की सारी हीरोइनें हैं, ये दिन भर आधा आधा किलो का मेकअप करके घुमा करती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें एनसीबी के ऑफिस से बुलावा आता है तब इनका जो गेटअप होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। जब भी एनसीबी से पूछताछ करने के लिए बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस को बुलाया जाता है तब इन सभी का ड्रेस कोड एक ही होता है। अचानक से इन्हें याद आता है कि अरे हमारी अलमारी में तो पड़ा हुआ है वो सफेद रंग का कपड़ा, चलो उसे निकाल कर पहन लेते हैं और एनसीबी दफ्तर की ओर चल पड़ते हैं। मेकअप के नाम पर ये लोग गालों पर सस्ता वाला पॉन्ड्स पाउडर लगा लेते हैं, लिपस्टिक ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, लिपस्टिक लगाते ही नहीं है। और बालों में क्या करते हैं? बालों में मेरे ख्याल से ये लोग शायद सरसों का तेल लगा लेते हैं जो कि एकदम चिपका हुआ नजर आता है, ताकि ये लोग इतनी सीधी सादी दिखें, इतनी घरेलू दिखें, इतनी गरीब दिखें, इतनी आम आदमी दिखें कि जो भी देखे वो बोले देखो यार इन बेचारों को कैसे बेवजह केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। दीपिका पादुकोण जब जेएनयू जाती हैं तब उनके माथे पर सिंदूर नहीं होता है। वो वहां पर ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल हैं और सही चीज के साथ खड़ी है। लेकिन मोहतरमा जब एनसीबी ऑफिस जाती हैं तब इनके माथे पर सिंदूर अचानक से आ जाता है। वैसे ये पूरे दिन किसी भी माहौल में सिंदूर नहीं लगाती हैं, लेकिन एनसीबी ऑफिस जाने के टाइम पर इन्होंने अपने माथे पर सिंदूर लगा लिया ताकि ये दिखा सके कि एक शादीशुदा घरेलू महिला जो बहुत ही स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, उसे एनसीबी वाले पूछताछ के नाम पर किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बस यही बातें दिखानी है और कुछ दिन के बाद मीडिया में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कुछ तो चाहिए। बाद में ये लोग मीडिया में ये भी दिखा देंगे कि देखिए कैसे एक परिवार को परेशान किया जा रहा है जिसके पिता प्रकाश पादुकोण इतने बड़े बैडमिंटन के खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए न जाने कितने ही अवार्ड जीते हैं। उस बेगुनाह परिवार को किस तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है और गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है? इनसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। जिस पिता ने भारत का मान सम्मान गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया, आज उसी पिता की बेटी के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है। आखिर कुछ तो चाहिए मीडिया में कहने के लिए। सुनने में तो ये भी आया है कि दीपिका पादुकोण ने डिटॉक्स कर लिया है, यानी उनके शरीर में जितना भी जहर होगा, जितने भी ड्रग्स गए होंगे, उन सबको उन्होंने निकालकर बाहर फेंक दिया। एक प्रोसेस होती है डिटॉक्स की, उसके माध्यम से उन्होंने निकाल दिया। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये प्रोसेस शायद उन्होंने गोवा में की है। जब से ये सारी ड्रग्स वाली बातें बॉलीवुड में चलने लगी, ये काम उन्होंने तभी किया है। तो एनसीबी प्रूफ कैसे करेगी कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लिया करती थी? अब दीपिका पादुकोण जो बोलेंगी वही उन्हें मानना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई लाई डिटेक्टर का टेस्ट होने वाला नहीं है कि दीपिका पादुकोण सब कुछ सच सच बोल देगी। प्रूफ करते रहो, साल निकलते चले जाएंगे। दूसरी तरफ है सारा अली खान, वो भी बड़े बाप की औलाद। जब सारा अली खान जिम जाती हैं तब इनके कपड़े अलग होते हैं, एयरपोर्ट पर ये किसी और लुक में दिखती हैं, बर्थडे पार्टी या नॉर्मल पार्टीज में ये किसी और लुक में दिखती है। लेकिन एनसीबी ऑफिस जाने के टाइम पे इनका भी ड्रेस कोड ठीक दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती के जैसा हो जाता है।
वही सफेद वस्त्र और वही बालों में तेल, गालों पर हल्का सा पाउडर, जिससे वो गरीब दिख सके, मध्यम वर्गीय परिवार के दिख सके और मीडिया दिखाए कि वाह वाह देखो ये लोग कितनी सीधी सादी औरतें हैं। खामखा एनसीबी वाले इन्हें ड्रग्स की पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में बुलाकर परेशान कर रहे हैं। कपिल शर्मा शो में जब रोहित शेट्टी आए थे, सारा अली खान आई थी सिम्बा के प्रमोशन के टाइम पे, तब रोहित शेट्टी ने उस वक्त क्या बोला था कि इस लड़की के बारे में मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि ये लड़की कितनी बड़ी महान है। रोहित शेट्टी ने ये कहा कि इस लड़की के पिता इतने पैसे वाले हैं, फिर भी ये लड़की अकेले घर से निकलकर गाड़ी चलाकर या चाहे पैदल चलकर मेरे ऑफिस आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि सर मुझे काम दे दीजिए। और रोहित शेट्टी यहाँ पर पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद वो इतना पिघल जाते हैं कि वो सारा अली खान की स्ट्रगल को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारा अली खान को सिम्बा मूवी ऑफर कर देते। अब वहां पर जो ऑडियंस में बैठे लोग थे वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ससुरा ये स्ट्रगल होता है क्या, हम जो करते हैं वो क्या होता है। अरे स्ट्रगल क्या होता है रोहित शेट्टी जी, मैं वो बताता हूँ। आप सारा अली खान की बात कर रहे हैं, मैं इस देश की एक आम महिला की बात कर रहा हूँ जो सुबह उठती है, घर का सारा काम करती है, ट्रेन में लटक कर धक्के खाकर ऑफिस जाती है, ऑफिस में जाकर बॉस की 4 गालियां सुनती है, शाम को जब वो वापस लटक कर धक्के खाकर घर पर आती है और बैग उतार कर साइड में रखती है कि वो थोड़ी चैन की सांस ले ले, लेकिन जब तक वो चैन की सांस ले तब तक घर के सास ससुर उसे कोई और काम दे देते हैं और वो घर का खाना बनाती है, रात को बर्तन साफ करती है, घर की साफ सफाई करती है, उसके बाद उसे सोना नसीब होता है। स्ट्रगल इसे कहते हैं रोहित शेट्टी। और जो बाप के पैसे से फिल्में मिल जाए, बाप के नाम पर फिल्में मिल जाए, उसे स्ट्रगल नहीं कहते हैं, उसे नेपोटिज्म कहते हैं। सारा अली खान जैसे लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको असली स्ट्रगल देखना है ना तो आप लोखंडवाला चले जाओ। लोखंडवाला में आप जब जाओगे अंधेरी में तो वहां पर यशराज का ऑफिस है, एकता कपूर का ऑफिस है, वहां पर ऐसे लाखों टैलेंटेड आर्टिस्ट जो इनके गेट के बाहर खड़े होकर बस इस उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें एक बार अंदर जाने का मौका मिल जाए और वो ऑडिशन देकर किसी न किसी फिल्म या टीवी सीरियल में काम कर सके। और जब इन्हें भूख लगती है तब ये लोग खाना नहीं खाते कि किसी बड़े होटल में जाकर ये लोग खाना खा लिए, पिज्जा या बर्गर खा लिए। ये लोग बाजू में जो चाय की दुकान होती है, आप जाओगे यशराज और एकता कपूर के ऑफिस के बाहर तो वहां पर बहुत सारी चाय की दुकान है, तो ये लोग वहां से चाय लेते हैं, चाय भी कटिंग के नाम पर, और उसके अंदर पार्ले जी बिस्कुट डुबा कर खाते हैं। और उसके बाद भी जब इन्हें फिल्मों में काम मिलता है तो किसी कोने में इन्हें खड़ा कर दिया जाता है जहां पर ये तालियां बजाते हुए मिल जाएंगे और जोर से बोलो जय माता जी, शक्तिमान शक्तिमान, इस तरह के डायलॉग्स मिल जाते हैं। और इसके लिए भी इन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले इनके ये पैसे भी हड़प कर खा जाते हैं कि चलो यार हमने तो तुम्हें चांस दिया है। ये होती है असली स्ट्रगल। इस स्ट्रगल को आप अगर अपनी फिल्मों में लेते हो, जो बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, तो इसे स्ट्रगल कहते हैं। सारा अली खान के स्ट्रगल को अगर आप स्ट्रगल बोलोगे तो ये स्ट्रगल के नाम पर बहुत बड़ा धिक्कार है। स्ट्रगल किसे कहते हैं पता है? फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म केदारनाथ के लिए किया था। जब वो सारा अली खान को अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ों पर चलते थे तो उसके लिए उन्होंने ना ट्रेडमिल के ऊपर अपने पीठ के ऊपर 40-40 किलो का पत्थर बांध कर वो चला करते थे, भागा करते थे। दूसरे दिन वो उठकर सारा अली खान को अपनी पीठ पर उस टोकरी में बैठाकर पहाड़ों पर चढ़कर प्रैक्टिस किया करते थे। इसे बोलते हैं स्ट्रगल। लेकिन इस देश की बिकाऊ टुच्ची सी मीडिया ने सारा का सारा क्रेडिट उठाकर किसे दे दिया? सारा अली खान को, क्योंकि सारा अली खान के पिता ने बहुत सारे पैसे मीडिया में डाल दिए हो कि मेरी बेटी की पहली फिल्म है, सारा का सारा क्रेडिट मेरी बेटी सारा अली खान को मिल जाए। वरना इस देश में तैमूर जैसे लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं जो तैमूर से कहीं ज्यादा खूबसूरत देखते हैं, लेकिन मीडिया को पैसे जाते हैं तो मीडिया दिन भर तैमूर तैमूर तैमूर, तैमूर की पोटी, तैमूर की उल्टी, सब कुछ दिखाते रहते हैं। और मीडिया हमारे देश में दिखाती क्या है? किसी गरीब बच्चे को दिखा देती है जिसके तन पर कपड़े नहीं होते, खाने के लिए कुछ होता नहीं है, और ये शूटिंग करने के लिए उन बच्चों के हाथ में या तो मिट्टी खाने के लिए दे देते हैं या तो घास खाने के लिए दे देते हैं। और जब तक इनकी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये काम वो करते रहते हैं, उस छोटे से बच्चे को परेशान करते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में। जब इनकी शूटिंग पूरी हो जाती है तो इस गरीब बच्चे को ये लोग 10 रुपए तक नहीं देते हैं कि इस बच्चे का हमने इतना फायदा उठाया है हम मीडिया वालों ने, तो इस बच्चे को एटलीस्ट 10 रुपए तो दे दें।
तो ये काम भी मीडिया वाले नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी गरीबी है, गरीबी दिखनी भी चाहिए, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि गरीबों के ऊपर वीडियो बनाओ, रोजगार के ऊपर वीडियो बनाओ, इन चीजों के ऊपर बनाओ, लेकिन मेरे वीडियो बनाने से क्या होगा? मेरे वीडियो बनाने से क्या इन्हें रोजगार मिल जाएगा? अगर जिसके अंदर टैलेंट है उसे तो रोजगार मिलेगा ही। बाकी लोगों के पास जब इस देश में इतनी जनसंख्या है तो हर काम के लिए हर बंदा सूटेबल नहीं हो सकता। पहले तो हमें अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर एक सही आदमी के लिए सही जॉब मिल सके, ऐसी व्यवस्था हो सके। लेकिन हमारी जो मीडिया है वो इन सभी टॉपिक्स को कवर ही नहीं करती है। वो अपने हिसाब से, अपनी टीआरपी के हिसाब से इन सभी टॉपिक्स को कवर करती है। अच्छा, इन सभी ने बोल दिया कि हम ड्रग्स नहीं लेते, तो ड्रग्स के नाम पर ये लोग क्या लेते थे? शक्कर को मिक्सर में डालकर उसको पीस कर यूं करके ये लोग ड्रग्स लिया करते थे। ड्रग्स के नाम पर ये लोग शक्कर लिया करते थे। यार कितना बेवकूफ बनाएंगे। और एनसीबी जो पूछताछ कर रही है, मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई निष्कर्ष निकल कर आने वाला है। बात चली थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर। सीबीआई ने बहुत सारी पूछताछ की, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। फिर मुद्दा कहाँ मुड़ गया? सीधे मुद्दा मुड़ गया एनसीबी की तरफ से। एनसीबी हर रोज किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पकड़कर पूछताछ किए जा रही है। कुछ लोग जेल में भी डाले जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। सबके सब निर्दोष निकल रहे हैं अचानक से। तो ये बात ड्रग्स की आई कहाँ से? मुझे लग रहा है कि ड्रग्स की ये लोग कितनी भी पूछताछ कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन ये लोग जेल में जाने के बाद भी कुछ टाइम के बाद शायद पैसे देकर छूट जाए। और यही होगा जब संजय दत्त 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट जैसे बड़े केस में 5 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आ सकते हैं। तो ये तो मामूली सा ड्रग्स का केस है इन पैसों वालों के लिए, इन बॉलीवुड वालों के लिए। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास चल रहा है। असली जो मुद्दा है वो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा था, जिससे इस देश की मीडिया, एनसीबी, सीबीआई, पुलिस, ये सब लोग भटक चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इन्हें बॉयकॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्स कहीं पर जाते हैं तो उसके लिए चार्जेस लेते हैं, फिल्मों में चार्जेस लेते हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए चार्जेस लेते हैं। तो इन लोगों को अब बॉयकॉट करने की जरूरत है। कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जो बेवजह एक्टिंग को छोड़कर राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बॉयकॉट करो। बहुत सारे लोग हैं जिनका कमाई का जरिया ही फिल्म इंडस्ट्री है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी। लेकिन इन जैसे बड़े बॉलीवुड के सितारे जो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गलत काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ तो मिलकर एक दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई कुछ बोल दे तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि हमारे देश की जो पब्लिक है वो इतनी समझदार हो चुकी है कि अब इन्हें बॉयकॉट कर ही देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं पड़े हैं कि जो इनकी 2 कौड़ी की फिल्में देखने के लिए हम जो पूरी फैमिली के साथ जाएं, या अगर 2 लोग भी फिल्में देखने जाते हैं तो 1000 से 1500 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो वो पैसे हम किसी अच्छे काम में यूज करें अपने लिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाता है या इसी तरह एनसीबी ड्रग्स वाले केस को लेकर घसीटती रहेगी। और मुझे एक डर है कि कहीं ये जो जांच चल रही है, चाहे सीबीआई की हो, एनसीबी की हो, ये अगर बिहार इलेक्शन के बाद बंद हो गई तो समझो ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये फिर कभी दोबारा खुलेगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ बिहार इलेक्शन तक ही होने वाला है। उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।